नमस्कार दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बाबर सेंट्रल एशिया से निकलकर हिंदुस्तान आया। फरगाना की छोटी सी गद्दी से शुरू हुआ उसका सफर कोई हारों और संघर्ष से भरा था। 1526 की पानीपत की युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। खानवा में राणा संगा पर विजय ने उसके शक्ति को और मजबूत किया। इसी तरह सेंट्रल एशिया का एक योद्धा हिंदुस्तान का सम्राट बना और मुगल युग की शुरुआत की। 1530 ईस्वी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर अब इस दुनिया में नहीं थे। पानीपत और खानवा जैसे निर्णायक युद्ध ने उन्हें हिंदुस्तान का शासक बना दिया था, लेकिन उनका साम्राज्य अभी नवजात अवस्था में था। प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से मजबूत नहीं था। अफगान सरदार असंतुष्ट थे। राजपूत शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी और मुगल सत्ता की जड़ें अभी गहरी नहीं हुई थी। इसी समय में गद्दी पर बैठता उनका पुत्र हुमायूं। हुमायूं को एक विशाल भूभाग विरासत में मिला, लेकिन वो विरासत स्थिर नहीं थी। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो तलवार से जीता गया था, लेकिन अभी नीति और प्रशासन से स्थायी नहीं बनाया गया था। यही वो मोड़ था जहां से मुगल इतिहास का सबसे अस्थिर और संघर्षपूर्ण अध्याय शुरू होता है। ये कहानी केवल एक शासक की नहीं, ये कहानी है राजनीतिक भूलों की, रणनीतिक कमजोरी की, महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंदियों की, निर्वासन की, पीड़ा की और अंततः धैर्यपूर्ण वापसी की। हुमायूं स्वभाव से विद्वान, धार्मिक और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे ज्योतिष और साहित्य में रुचि थी। वो अपने पिता बाबर की तरह कठोर सेनानायक नहीं था। बाबर युद्ध के मैदान में रणनीतिक चतुरता और निर्णायक साहस के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि हुमायूं निर्णय लेने में अक्सर विलंब करता था। गद्दी संभालते हुए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी साम्राज्य का विभाजन। मुगल परंपरा के अनुसार साम्राज्य को भाइयों में बांटना सामान्य बात थी। हुमायूं ने भी यही किया। उसने कामरान मिर्जा को काबुल और लाहौर दिया, अक्सरी को अन्य क्षेत्र दिया और हिंडोल को भी हिस्सा मिला। यह निर्णय तत्कालीन शांति को लेकर आया, लेकिन दीर्घकाल में यह निर्णय केंद्रीय सत्ता का कमजोरी का कारण बना। कामरान मिर्जा महत्वाकांक्षी था। वह स्वयं दिल्ली की गद्दी चाहता था। परिणाम स्वरूप जब भी हुमायूं को बाहरी संकटों का सामना करना पड़ता, उसे अपना भाइयों की पूर्ण सहयोग नहीं मिला। दूसरी चुनौती थी अफगान शक्ति। लोदी वंश की पतन के बाद अभी भी अफगान सरदार पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। वे अवसर की तलाश में थे कि मुगल सत्ता को हटाकर फिर से अपना शक्ति स्थापित कर सकें। इसी दौरान पूर्वी भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी। बिहार की भूमि से एक अफगान नेता धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसका नाम था फरीद खान। बाद में वही इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फरीद खान ने युवावस्था में ही प्रशासन और युद्ध कला दोनों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसने स्थानीय जागीरों का प्रबंधन किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी व्यवहारिक बुद्धि और अनुशासन। उसने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत की और बंगाल पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब वो केवल एक क्षेत्रीय सरदार नहीं रहा, वो मुगल सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका था। हुमायूं ने प्रारंभ में उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये उसकी और एक रणनीतिक भूल थी। 1539 में चौसा की युद्ध हुआ। हुमायूं को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गया। इस हार ने उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। 1540 में कनौज के निर्णायक युद्ध हुआ। इस बार शेर शाह सूरी पूरी तैयारी के साथ आया था। हुमायूं की सेना बिखरी हुई थी, भाइयों की सहयोग अधूरा था और रणनीति कमजोर थी। परिणाम स्वरूप मुगल सेना पराजित हुई। दिल्ली और आगरा पर शेर शाह का अधिकार हो गया। सूरी वंश की स्थापना हुई। मुगल सत्ता भारत से समाप्त हो गई। कनौज की हार के बाद
हुमायूं का जीवन एक शासक से भटकता हुआ शरणार्थी बन गया। वो राजस्थान की रेगिस्तान में भटका। उसने सिंध में शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उसे स्थायी सहारा कहीं नहीं मिला। उसके अपने भाई भी पूर्ण सहयोग देने को तैयार नहीं थे। इस कठिन समय में 1542 में अमरकोट में उसके पुत्र का जन्म हुआ, जिसे दुनिया आगे चलकर अकबर के नाम से जानेगी। परिस्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं थी। अंततः हुमायूं ने फारस की ओर रुख किया। उसने सफेद शासक शाह थॉमस प्रथम से सहायता मांगी। फारस में उसे सम्मान मिला, लेकिन सहायता का बदले राजनीतिक और धार्मिक समझौते भी करने पड़े। लगभग 15 वर्ष तक वो निर्वासन में रहा। इसी दौरान उसने केवल प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि रणनीति बनाई, सहयोग जुटे और सही अवसर का इंतजार किया। शेर शाह केवल एक विजेता नहीं था, वो एक कुशल प्रशासक भी था। उसने भूमि माप की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू की। भूमि की उपजाऊ के आधार पर कर निर्धारित किया गया। इससे राज्य की आय नियमित हुई और किसानों को स्पष्टता मिली। उसने चांदी की मानकृत सिक्का जारी किया, जिसे रुपया कहा गया। ये आगे चलकर भारतीय मुद्रा व्यवस्था का आधार बना। उसने सड़कों का विशाल जाल बिछाया। बंगाल से लेकर सिंध और अफगानिस्तान तक मार्ग विकसित किया गया। इन सड़कों के किनारे सराय बनाया गया, कुएं खुदवाए गए और डाक व्यवस्था स्थापित किया गया। उसने प्रशासनिक इकाइयों का सरकार और परगना में बांटा, कानून व्यवस्था मजबूत की, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया। साल 1545 कलिंजर के किले में बारूद विस्फोट के दौरान शेर शाह का मृत्यु हो गई। उसके बाद सूरी वंश कमजोर पड़ने लगा और यही वो अवसर था जिसका हुमायूं का इंतजार था। फारस की सहायता और काबुल में मजबूत आधार के साथ हुमायूं ने धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः स्थापित करना शुरू की। उसने पहले खंडाधार और काबुल पर नियंत्रण मजबूत किया, फिर पंजाब की ओर बढ़ा। सूरी वंश की उत्तराधिकारी आपस में संघर्ष कर रहे थे। 1555 में श्री हिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी पराजित हुआ। दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। 15 वर्ष के संघर्ष के बाद मुगल सत्ता की वापसी हो चुकी थी। ये केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, यह धैर्य और संकल्प की भी जीत थी। 1556 में दिल्ली की पुराना किला में अपने पुस्तकालय से उतरते समय हुमायूं का पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिस शासक ने लंबा संघर्ष कर गद्दी वापस पाई थी, वो केवल लगभग 1 वर्ष ही पुनः शासन कर पाया था। उस समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। उसे तुरंत सम्राट घोषित किया गया। बैराम खान को उसका संरक्षक बनाया गया। यहीं से मुगल इतिहास का नया अध्याय शुरू होता है। अकबर का शासन आगे चलकर भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग में से एक बना। यदि हुमायूं निर्वासन में हार मान लेता तो शायद अकबर को वो मंच कभी नहीं मिलता जहां से वो एक महान सम्राट बन सका। हुमायूं को अक्सर एक कमजोर शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उसका संघर्ष और वापसी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शेर शाह सूरी ने प्रशासनिक सुधारों से भारत की शासन व्यवस्था को नई दिशा दी और अंततः हुमायूं की वापसी ने मुगल साम्राज्य को दूसरा जीवन दिया। इसी दूसरे जीवन से अकबर का स्वर्णिम युग का जन्म हुआ। एक कहानी सिखाती है कि हार अंतिम नहीं होती, कभी कभी वो वापसी की तैयारी भी होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युवा अकबर ने इस विरासत को संभाला और मुगल साम्राज्य को उसके शिखर तक पहुंचाया। अगर आपको ये इतिहास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि
पहली अपडेट आपको ही मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। नमस्कार।